Well, in this video, we are going to discuss alternating current in a quick fashion. हम तेज़ी से अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर को रिवाइज करना चाहेंगे आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपके पास इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। आप इस फिगर में इस सामने वाले फिगर में देखें, इसमें जो साइन वेव है, साइन वेव से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है और ये बताता है कि यदि आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वेव जो है वो इस पॉइंट से शुरू होगी। यहाँ हम लिख देते हैं O, इट विल स्टार्ट फ्रॉम O। और I0 यहाँ आप देखिए इस पॉइंट के ऊपर I0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ दिस वेव एंड here it is the in the negative half, this is the peak value of the this wave equation. So here omega is equal to 2 pi by t। तो इसी वेव इक्वेशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2, I इज इक्वल टू I0 cos of omega t ऑल्सो। here omega is equal to 2 pi into 1 by t, so 1 by t is the frequency, so you can write it like that, 2 pi f also. So here omega is equal to 2 pi f, and this frequency for this alternating current in India is 50 hertz, right? And it is 60 hertz in United States. So another topic of discussion is average value of the current. So एवरेज वैल्यू यदि आपको निकालना है करंट और वोल्टेज का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक तरीका ये है कि एवरेज यदि आपको करंट का निकालना है तो ये आप एवरेज निकालेंगे ओवर द 1 साइकिल। तो एक साइकिल के ऊपर आप एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज वैसे यदि आप एक साइकिल में देखें तो इसके प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ से इसका ज़ीरो आ जाएगा। तो एवरेज का निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, ओवर द कंप्लीट साइकिल इट्स 1/t और 0 to t, और इसको इस टाइम इंटरवल में आपने इस इंटीग्रल को जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, आपने एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि यदि साइन थीटा और साइन 2 थीटा दोनों का एवरेज 0 आएगा, प्रोवाइडेड आप जो थीटा होगा उसकी जगह आप ओमेगा टी आप इस्तेमाल करेंगे और ओमेगा की जगह आप 2 पाई बाई टी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का एवरेज 0 आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एवरेज 0 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इनका एवरेज जो है वो 1/2 का इस्तेमाल करके आप एवरेज वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आई एवरेज में आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल याद रखना है। आपको ये जो पीक वैल्यू है उसको आपने इतने पार्ट से π/2 के एंगल से डिवाइड कर देना है। आप ऐसा पीक वैल्यू को π/2 के इस एंगल से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 2I0 अपॉन पाई। सो दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपने क्या करना है, पीक वैल्यू को -π/2 से डिवाइड कर देना है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो एपरेंट वैल्यू होती है, इसको निकालना हो आपने। तो आई जो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, जो उसकी पीक वैल्यू को आप स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ आप डिवाइड कर दीजिए। किसी भी तरह के करंट के यदि आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो उसकी पीक वैल्यू को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास है फेज़ और फेज़ डिफरेंस की यदि हम बात करें तो आप देखिए, आप एक सर्किट में इनपुट वोल्टेज देते हैं और उसको आप लिखते हैं V इज़ इक्वल टू VM सम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये इनपुट देने के बाद करंट जो है वो यदि रेजिस्टिव सर्किट होगा तो इन फेज़ में आएगा, यदि आपके पास इंडक्टिव सर्किट होगा तो जो करंट है वो पीछे रह जाएगा बाय एन एंगल π/2। यदि आपके सर्किट में एक कैपेसिटर है तो करंट जो है वो आगे चला जाता है बाय एन एंगल ऑफ π/2। तो उसको हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे ले सकते हैं कि यदि आप एक सर्किट में एलसीआर सर्किट में वोल्टेज आप देते हैं V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इनपुट वोल्टेज होती है। तो ये जो करंट आपके पास आएगा वो आएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा। अब यदि रजिस्टर के केस में फाई इज इक्वल टू 0 और इंडक्टर के केस में फाई इज इक्वल टू -π/2 और कैपेसिटर के केस में फाई जो है वो +π/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ जो फाई है, दिस इज़ कॉल्ड द इनिशियल फेज़, इसको इनिशियल फेज़ बोलेंगे। और जो इनिशियल फेज़ होता है इसका मतलब ये होता है कि एक वेव के एक टाइम पीरियड में जब आप उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो वेव की लोकेशन कहाँ होती है एक सर्कल में, दिस इज़ कॉल्ड द इनिशियल फेज़ एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम।
और आगे हम चलें कि जब टाइम प्रोग्रेस करता है तो टाइम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, then whole this omega t plus minus phi is called the instantaneous phase of the wave, right? So then we'll discuss about the phase difference between the current and voltage. तो देखिए ये रही आपके पास इनपुट वोल्टेज जो आप किसी LCR सर्किट को देते हैं, और ये रही आपके पास आउटपुट करंट, जो करंट बाद में आएगा। तो आपने एक सिंपल जो डायग्राम है वो याद रखना होता है कि ये आपके पास आ गई वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और करंट अक्रॉस द रजिस्टर, दे आर इन फेज, मीन्स इनके बीच में कोई एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। अब आप ऐसा करें कि जो करंट है वो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से π/2 एंगल आगे रहता है। तो ये देखिए ये वोल्टेज रही और ये करंट इससे बाय एन एंगल ऑफ प्लस π/2 आगे रहेगा, तो इसलिए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। और वो इंडक्टर के केस में वोल्टेज से करंट पीछे रह जाता है, तो आपको ये ऐसे डिटरमिन करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वोल्टेज आगे है और करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ -π/2। तो हमें कह सकते हैं कि जो फेज़ होगा, जो फेज़ डिफरेंस होगा वो वोल्टेज और करंट में रजिस्टर के केस में 0 होगा, इन कैपेसिटर के केस में +π/2 होगा और इंडक्टर के केस में ये -π/2 होगा। आगे हम ये देखते हैं कि इसी तरीके से हम ये अपनी जो डिस्कशन है उसको आगे ले जाते हैं कि आपके पास यदि आपने इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को एक सीरीज़ में लगा रखा है और उसमें आप इनपुट वोल्टेज देते हैं V = V0 sin ऑफ ओमेगा टी। यहाँ आपने ये इंडक्टर लगा दिया, ये आपने कैपेसिटर लगा दिया और ये आपने रजिस्टर लगा दिया। तो जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज आपके पास आएगी वो आप NCERT की बुक में बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास हुआ एक डायग्राम, फेज डायग्राम, और ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड दिस इज द करंट अक्रॉस द रजिस्टर। और यहाँ देखिए ये हुई वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड ये हुई वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो यदि आप माने कि BC इज़ ग्रेटर देन VL तो आपका डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा VC - VL। तो ये रहेगी आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज V। तो ये इफेक्टिव वोल्टेज V क्या होगी, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये निकाल सकते हो कि जो इफेक्टिव वोल्टेज V होगी इस पॉइंट के ऊपर वो होगी VR² + VL - VC का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप रेजिस्टेंस में निकाल सकते हो, सेम एक्सप्रेशन। आप करंट बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से I × Z हो जाएगा, इस पार्ट से हो जाएगा I × Z, और यहाँ से यदि आप IR² करके I को बाहर निकालते हो तो यहाँ से Z निकल आएगा और वो होगा R² + XL - XC का होल स्क्वायर। और यहाँ से यदि आप निकालना चाहते हैं tan phi, तो जैसे हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से जो फाई एंगल है उसको आप निकाल सकते हो, दैट इज़ XL - XC/R आ जाएगा। और XL क्या होता है, इट इज़ अ वोल्टेज, इसको आप I से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ और I से डिवाइड कर दीजिए यहाँ, तो IXL हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, IXC हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और IR आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, राइट। नाउ हेयर इन दिस केस जब ये रेजोनेंस की कंडीशन आती है, रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बिकम इक्वल, ये बराबर हो जाएंगे। दिस मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो बराबर हो जाएगा। तो XL और XC जो है वो बराबर हो जाएंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा Z = R। तो इस केस में क्या होगा, Z विल बिकम R। सो रेजिस्टेंस जो है सर्किट का मिनिमम हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, यदि ये वाला पार्ट मिनिमम हो गया तो करंट इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि रेजोनेंस के समय क्या होता है, सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है, ओके। और मैक्सिमम की कंडीशन के ऊपर आप इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को टटोल सकते हो, L ओमेगा = 1/ωc, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। यू कैन कैलकुलेट इट सो ईजिली। हम बात करें आगे, एक टर्म आपको इस चैप्टर में मिलती है सॉल्व करने के लिए, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, Q = वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/R। ये तो पार्ट आप इसको लिख लीजिए, जैसे I × XC हो जाएगा, I × R हो जाएगा, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/R वाला पार्ट तो सीधा यहाँ रह जाएगा। तो XC को सॉल्व करके आप √L/C आ जाएगा, और जो L ओमेगा को सॉल्व करके भी √L/C आ जाएगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर को निकालना फिर बहुत आपको आसान लगेगा और याद करना भी, क्विकली याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। आगे बात है शार्पनेस की। शार्पनेस क्या होती है,
ये ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा ऐसे आ जाएगा, इट्स अ बैंड गैप बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आती है R/2L। यदि आप इस डेल्टा ओमेगा को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हो तो आप ये पाते हैं कि जो शार्पनेस होती है वो जस्ट क्वालिटी फैक्टर के बराबर होती है। यहाँ आप देखें कि जो शार्पनेस होगी एक करंट में या आपके जो सिग्नल में, वो कैसे होगी, यदि R की वैल्यू कम होगी। यहाँ देखिए, यदि R घटेगा तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। R के घटने से क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज़ होगा। यही फार्मूला शार्पनेस का होता है, इसका मतलब शार्पनेस भी बढ़ेगी। सो आप यहाँ ग्राफ से देख लीजिए, यदि R सबसे छोटा है, R1 इज़ लेस देन R2 इज़ लेस देन R3, सो if resistance is very less, this means current is maximum, so sharpness will be more and more। आगे हम चलें कि पावर इन एसी सर्किट, तो एसी सर्किट में पावर कंज्यूम कैसे होती है। तो एवरेज पावर का फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट एंड द एंगल बिटवीन द टू। सो इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप यहाँ पुट कर दें, सॉल्व करने के लिए यदि आपको पावर निकालना है। बट हम यदि देखें कि रजिस्टर के केस में पावर कितनी कंज्यूम होती है, तो रजिस्टर में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 होता है, इसलिए फाई 0 होगा। तो यहाँ 0 आप पुट करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू वोल्ट RMS वोल्टेज और IRMS। इंडक्टर के केस में यदि हम बात करें तो इसमें फाई का वैल्यू होता है -π/2, वो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, ये जो फेज डिफरेंस होता है ये फिर π/2 हो जाता है, या फिर आप π/2 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ लर्न करने वाली बात ये है कि यदि आप अपने एक सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करते हो तो उस केस में आपका ना तो इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है ना कैपेसिटर पावर कंज्यूम करता है, पावर इज ओनली कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर in the circuit, right? So this is all about this video. I hope that you will be benefited a lot with this video. Thank you very much.